इन्होंने संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करने में इतनी जिद की हो, जैसे हमारे भाई कह रहे थे, सीबीआई को, आरबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, कैबिनेट को, मीडिया को, हर एक को करप्ट करने की और सबवर्ट करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। और इसी तरह कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने, आप फार्मर्स की बात कर रहे हैं, मगर जिसने डिफेंस को इतना निगलेक्ट ना किया हो, और जिसमें इतना बड़ा घोटाला जो राफेल में हुआ है, वो किसी सरकार में ऐसा इतनी स्केल का घोटाला नहीं हुआ। इकोनॉमी में जैसे अभी यशवंत जी बतला रहे थे, ऐसा ल्यूनेटिक डिसीजन जैसा डिमोनेटाइजेशन कभी किसी सरकार ने नहीं लिया। एक सिंपल आइडिया जीएसटी का इंप्लीमेंट ऐसी बुरी तरह किया गया कि उससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर क्या असर पड़ा आप सब जानते हैं। और इसलिए जाना तो चाहिए ही। और दूसरी बात यह है कि उनको भगाया जा सकता है। अभी हमारे मेवानी यहाँ हैं, हार्दिक पटेल यहाँ हैं, अगर ऑपोजिशन यूनाइट होकर गुजरात में लड़ती तो गुजरात में इनकी सरकार नहीं बन सकती थी इस इलेक्शन में। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और डिसाइसिव विक्ट्रीज आ सकती थी। तो इसलिए इनको भगाया जा सकता है। और मगर आप एक चीज जरूर याद रखें कि ये मोदी भी पहचानते हैं, ये मोदी भी पहचानते हैं कि अब उनकी पकड़ हिल गई है, और इसलिए वो किसी हद तक भी जाएंगे सत्ता में रहने के लिए। आज कर्नाटक में जो हो रहा है वो कल आप देखिएगा मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए एक तो चौकन्ने रहना है, दूसरे एक होना है। जैसे मैंने आपसे अर्ज की, अब यशवंत जी ने भी बहुत अच्छी तरह आपसे कहा कि एक लक्ष्य हो कि इनको हटाना है। ये नहीं कि भाई साहब मैं इसके साथ कैसे मिलूं क्योंकि अगली बार मुझे असेंबली में इन्हीं के साथ लड़ना है, वो नहीं। एक ही लक्ष्य, वो लोकसभा का इलेक्शन, अर्जुन बनिए। और दूसरा एक ही प्रण कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट सिर्फ एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट खड़ा होगा। मगर इस सब को करने के लिए इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ हैं, उन्होंने एक बात, मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपके दिल में उतारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वी हैव टू अप्रोच इट विद अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, नॉट विद अ सेंस ऑफ कैलकुलेशन। हम त्याग की भावना से इस उद्देश्य के आगे चले तब ये होगा। अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि नहीं साहब अगर मेरी 45 सीट आती हैं, उसकी 40 सीट आती हैं तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो फिर देखिए ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, कोई प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनेगा। इसलिए एक लक्ष्य और एक प्रण। और दूसरी बात यह है कि मोदी से तो, और ये मैं इसी पर खत्म करूंगा कि मोदी से, और ये मोदी शाह जो है, शाह मोदी जो है, इससे तो लोगों का एतबार उतर गया है। मगर अब उनको एतबार ये दिलाना है कि आप सब इकट्ठे रहोगे, आप सब इकट्ठे हो। इसलिए ममता जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि सबको साथ लाना, ये बहुत मुबारकमंद है, कि इनको मुबारक होती है। और ये हम सब के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए कि हर एक प्रांत में ऐसी बड़ी शानदार रैली हो और वहाँ के जो डोमिनेंट लीडर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करें, जैसे चंद्रबाबू नायडू, हमारे कुमार स्वामी साहब, अपने शरद पवार साहब, ये सब ऑर्गेनाइज करें और सब जाएं। किसी नुमाइंदे को मत भेजिए, सबको बुलाइए, सबके पास जाइए, और उससे फिर लोगों में यकीन होगा कि आप एक हैं और आप एक रहेंगे। देखिए अभी तक सिर्फ एक आदमी काम कर रहा था ऑपोजिशन को यूनाइट करने के लिए, और उसने बहुत काम किया, और वो था नरेंद्र मोदी।
अब जब बंगाल की शेरनी ने ये काम लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम मुकाम तक पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण शौरी जी को। मैं अभी अभिषेक सिंघवी जी, जो हमारा बंगाल का ही राज्यसभा का एमपी है, कांग्रेस का लीडर है, अभिषेक सिंघवी जी को बोलने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। ममता दीदी, मंच पे विराजमान सभी नेतागण, भाइयों और बहनों, नमस्कार। पश्चिम बंग आमार आंतरिक शुभेच्छा नियो। दोस्तों, बादल घटने के बाद जब पानी की बूंदें सूर्य की किरण से मिलती हैं, तब किरण के प्रभाव से एक इंद्रधनुष पैदा होता है। आज आप 22 पार्टियों का इंद्रधनुष देख रहे हैं यहां पर। उस इंद्रधनुष यानी रेनबो के रंग अलग होते हैं। वो हमारे भारत की तरह विविधता का द्योतक होता है। कहीं प्रांत अलग, कहीं भाषा अलग, कहीं विचारधारा भी अलग, लेकिन वो एक रेनबो इंद्रधनुष होता है। अब समय आ गया है, बादल घट रहा है, पार्टियों का इंद्रधनुष बन रहा है। एकजुटता, महागठबंधन, नाम कुछ भी दे लीजिए, आज इसका समय आ गया है, इसका प्रादुर्भाव हो गया है। और इस महाप्रयत्न के लिए मैं ममता बनर्जी को, उनके जोश को, उनकी ऊर्जा को, उनके दम को हार्दिक बधाई देता हूं। इस इंद्रधनुष की नियत एक है, नीति एक है। एक नया भारत बनाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। आज की पुकार बड़ी स्पष्ट है। जनता की यही पुकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। दोस्तों, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं 4 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, मैं नहीं समझता कि इस गौरवशाली गणतंत्र के 70 वर्ष के इतिहास में कभी भी प्रतिशोध की राजनीति, जो आज हम केंद्र स्तर पे देख रहे हैं, कभी पहले देखी गई हो। सरकारें अलग अलग रंग की आईं, बीजेपी की भी वाजपेयी सरकार थी, लेकिन प्रतिशोध से भरी, द्वेष से भरी, मतभेद से भरी राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थापित जो किया है इस सरकार ने, वो पहले कभी नहीं देखा। मुझे ताज्जुब हुआ, अभी कुछ समय पहले, पता नहीं तेजस्वी जी आए हैं कि नहीं, आएंगे। एक रैली हुई कुछ साल पहले बिहार में लालू जी की। उसके 7 दिन बाद रैली के विषय में इनकम टैक्स नोटिस आ गया। ये मैंने 70 साल में नहीं देखा। लेकिन जब सैकड़ों रैलियां की उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछताछ करने की। ये किस प्रकार की दोगली आवाज और दोगले स्टैंडर्ड्स हैं, ये इस सरकार की पहचान है, केंद्र सरकार की। आज अगर हम लोग सब बैठे हुए मंच पे या वहां नारा लगाएं, आलाप करें, तुसी ग्रेट हो, तो कोई नोटिस नहीं आएगा। तुसी ग्रेट हो होना आवश्यक है, कहना आवश्यक है, तो कोई नोटिस नहीं आएगा। हां, अगर आप उठ के अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं जनहित में, राष्ट्रहित में, तो आपको देशद्रोही, जैसे हमारे नेतागण ने कहा, करार किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा बिंदु, इस सत्तारूढ़ केंद्रीय पार्टी का, इस सरकार की सोच है विभाजन की।
तोड़ने की, मोड़ने की, भाई और भाई के बीच में वैमनस्य फैलाने की, भरोसा हटाने की, असुरक्षा पैदा करने की। मैं अभी आपको एक हाल का उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल से, और मुझे बड़ी खुशी है कि उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में उसको अभी पारित नहीं होने दिया। 40 दिन तक यात्रा का, और उस यात्रा के नाम बदले जाते थे हर दिन। एक प्रस्ताव आ रहा है यहां पर, और सरकार ने हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से तथ्य मांगे किस प्रकार से जान माल की हानि हो सकती है, और उसको कम से कम आज तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उसका समर्थन किया है। लेकिन भाजपा अपनी सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाने से बाज नहीं आएगी। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जान माल का क्या नुकसान हो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई भाई कैसे लड़ाई कराई जाए, असुरक्षा पैदा हो। उनको सिर्फ सस्ती राजनीति से सस्ते वोट खींचने का उद्देश्य है। दोस्तों, तीसरा बिंदु जो कहा गया है कि हर सीट पे एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो सबसे मजबूत हो, उसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी है। आप लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर कोई भी आंकड़ा उठाएं तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा फायदा वोट विभाजन का, सिर्फ एकमात्र फायदा वोट विभाजन का, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, सिर्फ बीजेपी को मिलता है। और इसलिए ये इंद्रधनुषीय जो आज मंच बनाया है ममता बनर्जी ने और आप सब ने मिलकर, उसका परम उद्देश्य वोट विभाजन को रोकना होना पड़ेगा, होना है। जब जब वोट विभाजन रुका है उसका परिणाम भी आपने देखा है, चाहे वो गोरखपुर हो या फूलपुर हो। इस नाजायज फायदे को जो मोदी जी और उनकी पार्टी उठाते हैं उसको हमें रोकना है। और दोस्तों, अंतिम बिंदु, बार बार सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं अलायंस के बारे में, गठबंधन के बारे में, समन्वय के बारे में, मजाक उड़ाते हैं ऐसे इंद्रधनुषीय प्लेटफॉर्म की। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि शायद विश्व का सबसे ज्यादा अनैतिक गठबंधन जब मोदी जी ने कश्मीर में किया, उसके बारे में मोदी जी का कोई उपदेश नहीं आता है। यहां फारूक जी बैठे हुए हैं, कई और दिग्गज नेता बैठे हैं। विश्व का सबसे बड़ा अनैतिक गठबंधन, 2 सरकारें चलाई गई, कभी जम्मू में एक सरकार, श्रीनगर में दूसरी सरकार, और वो हमको उपदेश देते हैं, हमको सीख देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा ममता बनर्जी का कि सभी को एक साथ लाईं और सबको ये अवसर दिया। आज गठबंधन के साथ इंद्रधनुष की तरह आसमान में उड़ान हम सबको भरनी है, जैसे इंद्रधनुष भरता है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। भालो थेको, आंतरिका अभिनंदन। थैंक यू अभिषेक जी। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, যারা পেছন থেকে সামনের দিকে আসছেন প্লিজ দয়া করে আসবেন না। যারা বসে আছে তাদের বসে থাকতে দিন এবং আপনারা বসে পড়ুন। এত মানুষ এসছে। আর আরেকটা কথা বলি, 4টের আগে কোনো গাড়ি ছাড়বে না। রাস্তা বন্ধ আছে, তার কারণ হচ্ছে এখনো অনেক মিছিল রাস্তায় আছে, এটা মাথায় রাখবেন। এখন কিন্তু কোনো গাড়ি, যারা বলেছিল 2:30 গাড়িতে চলে আসতে, তাদের বলি 4টের আগে কোনো রাস্তায় ক্লিয়ারেন্স পাবেন না। আপনারা বসুন, আপনাদের না নিয়ে একটি গাড়িও যাবে না, চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো পেছনে যারা আছেন তারা বসে পড়ুন,
তারা বসে পড়ুন এবং আমাদের অতিথিদের কথা শুনুন। অনেক দূর দূরান্ত থেকে তারা এসছেন। আর এটা মনে রাখবেন, আপনারা বাংলা দেখে তারা বলবে বাংলা ছেলেমেয়েরা কত ডিসিপ্লিন, কত সুন্দর। এই দিকে তাকিয়ে আমি অনুরোধ করব আপনারা বসুন। অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক ত্যাগ করেছেন, আরো করতে হবে। দিল্লিকে বদলাতে হবে। যদি বদলাতে হয় তাহলে शांतिपूर्णभावे থেকে আমাদের লড়াই করতে হবে। मैं अभी शरद यादव जी ने, हमारा जो जनता दल सेकुलर का लीडर है, हम शरद यादव जी को बोलने के लिए रिक्वेस्ट करने चाहूंगी। शरद यादव जी अनेक सिनियर लीडर जेने रखबेन, अनेक सिनियर लीडर এবং আস্তে আস্তে লিডাররা আসছেন আপনাদের কাছে বলতে। অনেক নাম শুনেছেন এনাদের, হয়তো শোনেননি বক্তৃতা। অনেক আন্দোলন থেকে নিয়ে এসেছেন ওরা, অনেক আন্দোলন করে এসেছেন। পেছনে যারা আছেন ব্যারিকেডে, ভাই বসে পড়ুন না, ভাই বসে পড়ুন না। এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি কোট জ্যাকেট অ্যাশ কালার রঙের, বসে পড়ুন না। খয়েরি জামা জ্যাকেট আমি সব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বসে পড়ুন প্লিজ, বসে পড়ুন আপনারা। आदरणीय ममता जी का आग्रह था कि हम बोल दें। सभी मंच पर बैठे हुए मान सम्मान और आदर के नेता साथियों, बंगाल के गांव देहात बाजार हाट से आए हुए किसान मजदूर नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, भद्रजनों, आज इतिहास का बहुत बड़ा मौका है। देश संकट में है, किसान तबाह है, नौजवान जो है वो बर्बादी और निर्माण के लिए जीना चाहिए था, आज वो निराश और उदास है। दुकानदार जीएसटी के चलते व्यापार ठप है, नोटबंदी के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 10-12 वर्ष पहले चली गई है। लगभग 7 करोड़ लोग नोटबंदी और जीएसटी के चलते रोजगार में लगे हुए बाहर चले गए हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार से लोगों को बाहर निकाल दिया है। तबाही और बर्बादी है। कल ही हिंदू में बोफोर्स की लूट, फौज का हथियार, फौज का जहाज यहां लाने का काम हुआ। हिंदू के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उसने कल ही, आज टेलीग्राम में पूरा छपा है, मैदान पूरे भारत में ये जो सरकार है, ये भारत के लोग सीमा पर शहादत दे रहे हैं और डकैती डालने का काम बोफोर्स में हुआ है। डकैती हो गई है और किसान मजदूर तबाह है, नौजवान तबाह है। आज सारे नेता यहां हैं, एक ही काम है। ममता जी से मैं कहना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज देश की पूरी आजादी, सारी कुर्बानी, सुभाष बाबू से लेकर भगत सिंह तक, सबकी सब कुर्बानी मिटने वाली है। हर संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो, सीबीआई हो, कोई संस्था नहीं है जिसे ये बर्बाद और तबाह न कर रहे हो। एक ही काम है, बंगाल के भाइयों, भारत की आजादी में जितनी कुर्बानी बंगाल ने दी है, देश के किसी हिस्से ने नहीं दी है।
फिर देश पुकार रहा है आपको, फिर आपको देश आवाज दे रहा है। आपने आवाज का यहां से बड़े पैमाने पर पूरे भारत को ललकारने का काम कर दिया है। यकीन दिलाते हैं कि सरकार को 19 में गंगा में सरकाएंगे, बहाते बहाते बंगाल की खाड़ी में आपके सहारे बहाने का काम करेंगे। इसलिए ये सारे लोग, हम सब लोग यहां आए हुए हैं। मेरा आपसे यही कहना है, गोलबंद हो, इकट्ठे हो जाओ। आप इकट्ठे हैं, पार्टियों का भी फर्ज है। देश की आजादी खतरे में है, देश की बोली खतरे में है, देश का उद्योग धंधा खतरे में है, देश का व्यापार खतरे में है, देश का किसान खतरे में है। कोई भी वॉक ऑफ लाइफ नहीं है, कोई सेक्शन भारत का नहीं है जो तंग और तबाह ना हो। इसलिए पार्टियों के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप गोलबंद हुए हो, पार्टियां भी गोलबंद होंगे। और जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, जो फूट के रास्ते पे जाए उनको हराने का काम करो, उनको मिटाने का काम करो। देश की आजादी बचाना है, इसलिए सबको एक होकर के इस सरकार को हटाना है। इस सरकार को हटाना है। यह घोषित इमरजेंसी है, दिखती थी तो लड़ते थे, आज दिखता नहीं है। यही निवेदन करके अपनी बात को मैं ममता जी को और सभी नेताओं को जो यहाँ है उनका अभिनंदन करता हूं। अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। राफेल, माफ करना, मैं बोफोर्स बोला था। राफेल हिंदू में ए राम जो सबसे बड़ा पत्रकार इस देश का है, आज टेलीग्राफ में इनने डकैती डाली है, ये साबित होने वाला है। आगे आगे और इनकी डकैती का पोल खोलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं। राफेल राफेल राफेल। शाहरुख जी ने ठीक किया है। शाहरुख जी ने कभी कभी बोलने से हमारे मुख से निकाल जाता है कोई पुराना बात, लेकिन ठीक है, बोफोर्स नहीं, वो राफेल है। मैं अभी फारूक अब्दुल्ला जी, जो हमारा बहुत सीनियर लीडर है, कश्मीर से शुरू होता है हमारा हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी का तक, हिमाचल से विंध्याचल तक। देखिए फारूक जी अभी भी कितना जोरदार से कैसा भाषण देते हैं और कैसा देशवासियों का साथ में रह के लड़ाई में भाग लेते हैं। हम लोग तो आभारी हो फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी। उमर भी हमारा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी मंच पे है बोले कि पिताजी है, पिताजी बोलेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला जी को हम दावत देते हैं 2-4 बात कहने के लिए। बहन ममता, स्टेज पे सारे नेतागण और बंगाल के लोगों, मैं पहले तो आपसे ये कहूं कि मैं जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से आप सबको सलाम भेजता हूं, बधाई भेजता हूं कि आप लोग सब इकट्ठे हैं भारत को मजबूत करने के लिए। भारत आज खतरे में है। आज जिस तरह बाकी नेताओं ने आपसे कहा, ये एक शख्स को निकालने की बात नहीं है, ये देश बचाने की बात है। देश बेच के लिए सारे लोगों ने, उसका क्या धर्म, उसकी क्या जबान, उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब ये भारत आजाद हुआ। और आज 70 साल के बाद इस भारत को फिर से चुनौती आ रही है। यहां आज लोगों को बांटा जा रहा है, मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, बंगाली को अलग, हर एक को अलग अलग किया जा रहा है। अभी आपने सुना नॉर्थ ईस्ट से हमारे लोग आए थे, उनने सुना किस तरह आसाम में आग लगी हुई है।